तो कल हम लोगों ने हाइपोथैलेमस थैलेमस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे सेरिब्रम के बारे में। तो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो देखने को मिलेगा वो है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला और मिड ब्रेन, ये फाइव पार्ट्स हम लोगों ने देखा ब्रेन के। सेरिबेलम के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लांगेटा और मिड ब्रेन, चारों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रम के बारे में। तो सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है। अब इसके अंदर टू डिविजन्स है। कितने हैं? टू डिविजन्स देख सकते हैं आप। एक ऐसा देखने को मिलेगा और एक ऐसा देखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। इसका नाम क्या दिया गया? हेमिस्फीयर। इसको सेपरेट करने वाला का नाम क्या है? फिशर, लॉन्गिट्यूडनल फिशर। और इसके अंदर ग्रूव्स टाइप है, देखने को ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा आप। नहीं नहीं, ब्रेन सीधा सीधा नहीं है ऐसा। कैसा है ब्रेन? आपको आपको यूं यूं देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये आपका ब्रेन दिख, हाफ इधर साइड हाफ इधर साइड, बीच में फिशर से लॉन्गिट्यूडनल फिशर जो ये दोनों को जोड़े हुआ रखे हुआ है। तो ये ग्रूव्स है। ठीक है। तो ये ग्रूव्स को हम क्या कहेंगे? का नाम दिया गया कॉर्पस कॉलोसम। इसका नाम क्या दिया गया? कॉर्पस कैलोसम। और इसके अंदर कितने न्यूरॉन्स है? 200 मिलियन न्यूरॉन्स। 200 मिलियन न्यूरॉन्स। तो तकरीबन 2000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं हमारे बॉडी में, ब्रेन में, विच इज वेरी अनबिलीवेबल। ओके। तो बिलीव नहीं कर सकते लेकिन है। जैसे हम फंक्शन करते हैं डेली हमारी एक्टिविटीज को। ठीक है। इट इज नॉट ए कंप्यूटर, इट इज ए सुपर डुपर कंप्यूटर। Okay. And third thing is, whoever develop anything in the computer or else technology, he will never compete with the brain. Okay. So this is the brain. Okay. So because everything is prepared by brain itself, so that's the reason it is not beyond the brain, it is below the brain. ओके। तो हमारे पास 2000 करोड़ न्यूरॉन्स है, राइट और लेफ्ट साइड दोनों को मिलाकर। ठीक है। इसी के अंदर वेंट्रिकल्स है जिसको हमने बताया था कल। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कुछ ग्रे मैटर है और वाइट मैटर है। ठीक है। हमने पढ़ा था जो ग्रे मैटर स्पाइन में है उसके अंदर सेल बॉडीज है, और वाइट मैटर में डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन्स है। सेम यहाँ पे भी देखिए, ग्रे मैटर के अंदर क्या है? सेल बॉडीज है, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। इसका फंक्शन क्या है? बहुत सारे हैं। इंटरनल टू द ग्रेन मैटर इज व्हाइट मैटर मेड अप ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स एंड डेंड्रॉइड्स। ठीक है। ये भी क्या है? ब्रेन के एक्सॉन्स और आपके डेंड्रॉइड से बना हुआ। और ये इसको सेरिब्रल ग्रूव कहा गया। और इसके अंदर क्या है? फोल्ड्स भी है, उस फोल्ड्स को हम कहेंगे गायरी। तो कन्वर्जन्स भी कहते हैं। इसी के अंदर फिशर्स है जो इसको जोड़ के रखते हैं। अब ब्रेन के जो है आप कॉर्टेक्स देख सकते हैं, इसके लोब्स देखते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब। ठीक है। अब ये फोल्डिंग्स क्यों हैं? फोल्डिंग्स इसलिए है, ये ज्यादा न्यूरॉन्स रहने के लिए। अगर आपको कंटिन्यूअसली अगर ऐसा होता तो यहाँ पे आप 10 चीजों को रख सकते हैं, 7 चीजों को रखा। आप अगर इसी चीज को देखिए, सेम। ठीक है। यहाँ पे एक चीज रख सकते हैं आप, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे कोई भी चीज रख सकते हैं। तो ये ग्रोव्स की शक्ल में इसलिए रखा गया कि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स रह सके, उसको स्पेस मिल सके।
तो ये खासियत है ब्रेन के कंस्ट्रक्शन में और ब्रेन के स्ट्रक्चर में। तो दूसरे जो जितने भी एनिमल्स है, डॉग्स है, कैट है, उसके अंदर ये फोल्डिंग्स नहीं है। ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या, लोग पढ़ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, और कुछ लिख नहीं सकते, पोएट्री नहीं लिख सकते, कुछ भी लिख सकते जो हम एनिमल जो हम ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं। ठीक है। तो ये लोब्स क्या है, अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं, ये डिवाइडेड है लोब्स में। ठीक है, जैसा कि फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। ठीक है। और इसके बारे में हम लोग एक एक लोब के बारे में डिस्कस करें। तो सेरिब्रम के बारे में फिर से देखिए, सेरिब्रम के अंदर 2 हेमिस्फीयर्स है, जिसके अंदर आपको 2000 करोड़ या 200 मिलियन, 200 मिलियन न्यूरॉन्स है। ठीक है, राइट और लेफ्ट मिलाकर। और इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा इसका स्ट्रक्चर, ग्राउस है। ये देखिए आप, ये पूरे और अंदर ग्राउस के हम दिख रहा है आपको। इसी को गायरी कहेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज इसके अंदर लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब। ठीक है। और तीसरी चीज याद रखने की ये है कि इसके अंदर जो ग्रे मैटर है, ये आपको रिलेटेड है सेल बॉडीज से, और वाइट मैटर है रिलेटेड है डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन से, जिससे हम देखने को मिलेगा। तो ये देखिए आप, ये ग्राउस है पूरे, और थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिर हम लोग आगे फ्रंटल लोब के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रंटल लोब, तो ये देख सकते हैं आप, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर है। यहाँ पर देखिए, ये डीपर लेवल जो दिख रहा है, इसको सल्कस कहेंगे, और जो चढ़ाव है उसको हम गायरस कहेंगे। ठीक है। ये इनर, ये आउटर, ये बाहर से निकला हुआ, ये अंदर से जाया हुआ, तो इसको हम कहेंगे सल्कस और गायरस। अब इसमें हम देखेंगे, देखिए ये लोब्स है आपके, ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है। तो फ्रंटल लोब के अब फंक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो frontal lobe are motor areas that generate the impulse for voluntary movement. The largest portion are for movement of the hands and face. Those are areas with many muscles capable of very fine or precise movements. It is the large size of the motor area divided to them that gives these muscles their precision. The left motor area controls movement of the right side of the body, and the right side control left side. This is why a patient who had a CVA accident or stroke in right frontal to be paralyzed. Okay. Anterior to the motor area are called the premotor area. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये फ्रंटल लोब जो है बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है। इसके अंदर मेनली जो है मोटार एरिया है। मोटार मतलब हम जो फंक्शंस, एक्शंस जो करते हैं, वॉलेंट्री, खासकर हम हाथ को हिलाते हैं, पकड़ते हैं, चलते हैं, और दौड़ते वक्त हाथ को मूव करते हैं, बात करते हैं, फेस को टर्न करते हैं, राइट लेफ्ट। ठीक है। और गर्दन हिलाते हैं, ये सब चीज़ें मोटार से कनेक्टेड है। वो फंक्शंस कहाँ पे होंगे आपके, यहाँ से होंगे, फ्रंटल लोब से। अब इसमें दो चीज़ें याद रखना है। एक है राइट साइड का जो ब्रेन है, राइट साइड का जो हेमिस्फीयर है, वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा। ठीक है। और लेफ्ट साइड जो है राइट साइड को कंट्रोल करेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वेजल्स, जो नर्व्स है, वो क्या करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये इस तरह आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अब जो मोटार एरिया है, उससे पहले प्री मोटार एरिया है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखिए आपको, मोटार एरिया है। ये देखिए मोटार एरिया, ये पूरा का पूरा यहाँ तक जो है आपका फ्रंटल लोब है। ठीक है। इसमें मोटार एरिया है। मोटार और एरिया से प्री मोटार एरिया है। ठीक है। और यहाँ तक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। प्री मोटार एरिया क्या करता है, ये
learn motor skills that require a sequence of movement. Tying shoes, for example, seems almost automatic to us. We forget having learned it. It's not a reflex. However, rather than the premotor cortex had learned the sequence so well that we are able to repeat it without continuously thinking. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्री मोटर एरिया जो हेल्प कैसे फंक्शंस करता है, स्किल्स, जैसा कि यहाँ पर आप जूतों के लेस बांधते हैं, ऑलरेडी क्या है आपने एक मर्तबा सीख लिया, अब क्या हो गया उसको बगैर देखे बात करते हुए भी आप क्या कर लेंगे, और स्किल्स के तौर पर वो बन जाएगा आपका। वैसे छोटे छोटे जो भी स्किल्स है, टाइपिंग है, कभी कभी लिखना है, वहां से सुनते हैं आप लिख लेते रहते हैं। ठीक है, सुनकर बगैर देखे लिख लेते हैं। राइटिंग स्किल्स नहीं आएंगे, लेकिन इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शॉर्ट टर्म स्किल्स जो डेली लाइफ के यूजर्स के लिए जो भी काम आने वाली चीजें हैं वो सब प्री मोटर एरिया में आप सीखेंगे। ठीक है। और आंखों के ऊपर का जो एरिया है इसको हम कहेंगे प्री फ्रंटल और ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स। कि ये क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके इमोशनल रेस्पॉन्स को, ठीक है, आपको इमोशनल रेस्पॉन्स को मेंटेन करता है और आपके बिहेवियर को, सिचुएशन को रियलाइज कराता है। ठीक है। एंड और प्लानिंग कराता है फ्यूचर के बारे में। जैसा कि एग्जांपल दिया जा रहा है, अगर किसी का प्री फ्रंटल एरिया डैमेज हो जाए, ठीक है, अब क्या समझिए कि आप क्या करेंगे, पेन में अगर इंक खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे, पेन की रिफिल बदलेंगे या फिर पूरा का पेन फेंक देंगे। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, आजकल तो नया पेन खरीदते हैं क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है और रिफिल से ज़्यादा सस्ता है पेन। तो इस वजह से न्यू पेन खरीदते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पेन पेन से ज़्यादा महंगा, पेन सस्ता रहता था और रिफिल, पेन महंगा होता था और रिफिल सस्ता होता था। तो लोग क्या करते थे, रिफिल खरीद लेते थे, पेन को फेंकते नहीं थे। ठीक है, तो वो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अंदर आप ये सेंसेशन कैसा आ गया और इसके अंदर आप कैसा डिसीजन लिए ये चीज़ पे। ये चीज़ प्री फ्रंटल एरिया में होगा, अगर ये डैमेज होगा तो पेशेंट, वो जो पर्सन है वो पेन को फेंक देगा। ठीक है। तो हमारे सोशल बिहेवियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप किसी के सामने कैसा बैठने वाले हैं, ठीक है, अदब लिहाज का, और क्या आपको मतलब कितना आपको उनके कांटेक्ट में रहना है, कहाँ पे बैठना है, कैसा बैठना है। ठीक है, और ये सब डिसीजंस जो इमोशनली लिए जाते हैं, इमोशनल बेस्ड में, तो ये सब डिसाइड करेगा आपका फ्रंटल ऑर्बिटल एरिया और ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया। ठीक है, तो हमने पढ़ा था आपका मोटार एरिया और प्री मोटार एरिया और ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया। इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे, देखिए फ्रंटल लोब में और क्या है। इसके अंदर लेफ्ट साइड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट साइड ब्रोकास मोटार स्पीच एरिया है, विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द माउथ इन्वॉल्व इन स्पीकिंग। यहाँ पे ब्रोकास मोटार एरिया है लेफ्ट साइड, ये मेरा लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर राइट साइड नहीं है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड क्या है, आपका ब्रोकास मोटार स्पीच एरिया, जो बात करने के लिए, स्पीच करने के लिए जो मजल्स का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, और मूवमेंट है, टंग का मूवमेंट है, आवाज आने का नहीं, बल्कि क्या है ये मजल्स, थ्रोट मजल्स और माउथ मजल्स और टंग, ये सब चीजों को कंट्रोल करता है आपका लेफ्ट साइड ब्रोकास मोटार एरिया। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम स्पीच एरिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको स्पीच एरिया। ठीक है, तो ये था फ्रंटल लोब के बारे में। इसमें मोटार एरिया है, प्री मोटार एरिया है, फ्रंटल लोब, तो उसी में आ जाएगा, पूरे के पूरे को फ्रंटल लोब कहेंगे और सेपरेट डिजाइन करेंगे तो उसको हम एक एक नाम दिया जाएगा। ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स है और मोटार स्पीच एरिया है। ठीक है, तो ये इमेज को भी एक बार आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इसका ओवरऑल फंक्शन क्या है, प्लानिंग करना,
कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मोटिवेशन लेना, जजमेंट करना, कोई डिसीजन लेना, अपने आप को कंट्रोल करना, सोशल बिहेवियर, पर्सनालिटी, मेमोरी, लर्निंग, रिवॉर्ड, अटेंशन, ये सब चीज़ें आपको फ्रंटल एरिया में मिलेंगे। यानी जो भी स्किल्स है, जो भी सीखना है, जो भी चीज़ें हैं, सब के सब आपको फ्रंटल एरिया से ही दिखेंगे। स्पीच है, टीचिंग है, आपको वॉकिंग है, आप कोई भी सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं या फिर कार चलाना सीखते हैं, मोबाइल यूज़ करना सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं, सब फ्रंटल एरिया में ही आपको डेवलप होगा स्किल। ठीक है। और डिसीजन है, जजमेंट है। ठीक है। जब आप ज़्यादा सोचने लगते हैं तो यहाँ के हिस्से दर्द होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्री मोटर एरिया, ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया को ज़्यादा दबाव दिया आपने। ठीक है। तो ये था ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया के बारे में। इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।